नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कोशिका के अंदर एक पाया जाने वाला अंग है, कोशिकांग है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे इंडो मतलब अंतः, तो ये अंदर में पाया जाने वाला है। ठीक है। प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा। ठीक है, द्रव्य। तो कोशिका के द्रव्य के अंदर में पाया जाने वाला, ठीक है, अंदर में पाया जाने वाला मतलब प्लाज्मा में पाया जाने वाला क्या? रेटिकुलम। तो रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका। ठीक है, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? जालिका, मतलब नेटवर्क या जाल जैसा। तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक जालनुमा संरचना क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले किसने खोजा? सबसे पहले नहीं देखे तो और साइंटिस्ट ने थे, लेकिन खोज के लिए किसको जाना जाता है? KR पोर्टर को। ठीक है, ये इंग्लिश में KR पोर्टर, ये आपका इसके लिए खोज के लिए विशेष रूप से इसको श्रेय दिया जाता है। और फ्रेंड्स, ये RBC सेल्स में अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब्सेंट इन RBC सेल्स। तो जो ब्लड के हैं ना, लाल रुधिर कणिकाएँ हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उनमें ना केंद्रक पाया जाता है RBC में, ना राइबोसोम पाया जाता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ना कोई और बड़ा अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये है फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र, आप देख सकते हैं। और ये दो भागों में रहता है। एक खुरदुरा सतह वाला रहता है जो आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, जो केंद्रक की ओर रहता है। और एक स्मूथ सतह वाला रहता है, चिकना सतह वाला, जो कोशिका झिल्ली की ओर रहता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या संरचना है, इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पाया जाता है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे ये जीवाणु नीले हरे शैवालों में अनुपस्थित होता है, मतलब ये बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उनमें अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है। और किस में पाया जाता है? बड़े बड़े जीवधारियों में, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, और छोटे छोटे में माइक्रोस्कोपिक जीव में नहीं पाया जाता है, उनके कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक विस्तृत, मतलब सपोज मैं एक ये अभी आपको बताया हूँ, ये है कोशिका, कोशिका के बीच में है केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक से लेकर ये कहाँ तक फैला रहता है? पूरा सेल के मेम्ब्रेन तक, कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र बनाता है, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब ये जैसे हम लोग का हड्डी रहता है जिससे हम लोग टिके रहते हैं, है ना, तो उसी प्रकार जो कोशिका रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए वो टिका रहता है। उसका वो समझ लीजिए हड्डी है एक प्रकार से। जैसे ये चित्र है तो आप देख सकते हैं, इसको हड्डी जैसा ही मैं बना दिया हूँ समझने के लिए, और ऐसा रहता भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ से बना है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना रहता है? लाइपोप्रोटीन से, या लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं इसको, मेड ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन्स क्यों बोलते हैं इसको देख लेते हैं। लिपोप्रोटीन एक प्रकार का क्या है? कंपाउंड प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है। लिपोप्रोटीन में लिपिड भी है, इसलिए इसको लिपो बोलते हैं, और उसमें प्रोटीन भी शामिल रहता है। ठीक है, इसलिए इसको एक साथ लिपोप्रोटीन बोलते हैं। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों, वो लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और दोनों के संयुक्त रूप से जो पदार्थ बना रहता है लिपोप्रोटीन, उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन बना रहता है, तो हो सकता है प्रोटीन निर्माण करता होगा और लिपिड निर्माण करता होगा। ये करता है कि नहीं, आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बना दिया हूँ, प्रोटीन और लिपिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लिपोप्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो लिपिड भी कई प्रकार के होते हैं, उसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे
वो क्या होते हैं, लिपिड ट्राइग्लिसराइड रहता है फॉर्म में, और कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का लिपिड है, फैट भी एक प्रकार का लिपिड है। तो ये सभी लिपिड है ना, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फैट, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं ये, और ये प्रोटीन मिल करके लिपोप्रोटीन का क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ रेटिकुलम। तो रेटिकुलम के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक और दो। तो पहला क्या है, सपाट या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे। और खुरदरी, दूसरा क्या है, खुरदुरी या कणिकामय। कणिकामय मतलब ग्रेनुअल, ठीक है, दानेदार के समान, ठीक है, अंतःप्रद्रवी की जालिका या रफ या ग्रेनुअर, इस ग्रेनुलर भी बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक को खुरदुरी क्यों बोलते हैं और एक को चिकनी क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो सामने में दिख रहा है केंद्रक की ओर, वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब खुरदुरी है। ठीक है, खुरदुरी वाला है। और ये जो पीछे में दिख रहा है उसी के पीछे साइड में बना है, या 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ बनाया हूँ। तो जो पीछे में चिकना वाला दिख रहा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो ये स्मूथ क्यों है और खुरदुरा क्यों है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले चिकनी या सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी इंग्लिश आप देख लेना। तो जो चिकना होता है, ठीक है, तो चिकना होने का कारण क्या है कि इसमें राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, मतलब अब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सपोज मैं बना लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, समझने के लिए। तो एक साइड इसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम वाले को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक साइड चिकना रहता है, उसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ चिकनी का बात हो रहा है। ठीक है, तो चिकनी में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं होता है। कहाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, SER भी बोलते हैं। SER मतलब एस मतलब स्मूथ, ई मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो प्रोटीन निर्माण का काम कहाँ होता है, आप लोग को मालूम है, राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम पाया ही नहीं जाता है स्मूथ वाले में, चिकना वाले में, है ना। तो यहाँ क्या होता है, प्रोटीन निर्माण नहीं होता है, लेकिन यहाँ लिपिड का स्त्रावण होता है, मतलब लिपिड यहाँ से निकलता है और जमा भी रहता है, बनता भी है। ठीक है, लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चिकना वाले भाग में। ठीक है, वहाँ बनता भी है, वहाँ स्टोर भी रहता है और उससे निकलता भी है, सिक्रेशन भी उसका होता है। ठीक है, लिपिड का सिक्रेशन भी होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खुरदुरी। खुरदुरी बोल दिया, खुरदुरी या कणिकामय अंतःप्रद्रवी की जालिका या रफ या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या, इसको दानेदार बोलते हैं, ग्रेनुलर मतलब होता है दानेदार। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर दाने के समान, है ना, दाने दाने क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये इसलिए चिकना ना होकर खुरदुरा रहता है। ठीक है, तो इसके सतह पर राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो राइबोसोम होने के कारण क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, और प्रोटीन सभी प्रकार के जितना भी प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो इसके कार्य देख लेते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य देखते हैं कि जीव द्रव्य तंतुओं द्वारा, ठीक है, दो कोशिकाओं में संबंध बनाना, मतलब कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स थ्रू प्लाज्मोडस्मेटा। तो प्लाज्मोडस्मेटा क्या है, इसको समझते हैं। जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, और ये एक दूसरा कोशिका है। तो दो कोशिकाओं के बीच में जो सेल वाल रहता है वो दोनों कोशिकाओं को जोड़े रखता है। तो उसी के बीच में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले कोशिका के अंदर था, दोनों कोशिका के, वो दोनों बाहर निकल कर टूट कर यहाँ बीच में एक पुल जैसा संरचना बनाते हैं, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडस्मेटा बोलते हैं। हिंदी में जीव द्रव्य तंतु बोलते हैं। ठीक है, तो इसी
इसके द्वारा, इसी ब्रिज के द्वारा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना है, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है, जो कि इस कोशिका का संपर्क इस कोशिका से हो जाता है। मतलब इस कोशिका का, इस सेल का मटेरियल अगर इस कोशिका में ट्रांसफ़र करना रहेगा तो वो उसी के जरिए होता है। ठीक है, तो इसका पहला काम इस प्रकार से क्या हुआ, कोशिकाओं का, दो कोशिकाओं में संबंध बनाना। ठीक है, नेक्स्ट इसका वर्क देखते हैं। कोशिका में कंकाल की भांति कार्य, मतलब एक प्रकार का भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक कोशिका का क्या होता है, हड्डी होता है। मतलब कोशिका का हड्डी ना, वास्तव में हड्डी नहीं होता है, कोशिका का हड्डी है, मतलब कोशिका का एक कंकाल है, उसको बनाए रखता है। ठीक है, जैसे घर के लिए छड़ा होता है ना, छड़ होता है, तो छड़ एक प्रकार का कंकाल कह सकते हैं घर के लिए। उसी प्रकार ये क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। मतलब ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है कोशिका को, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कंकाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल वर्क का काम किसका रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रहता है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप सबको याद रखना। ठीक है, पदार्थों के आने जाने का नियंत्रण करता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। तो सपोज ये कोशिका है, अब केंद्रक से लेकर पूरा यहाँ तक क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। तो जहाँ जो भी केंद्रक में बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, वो इसी के द्वारा, इसी के रास्ता, ये समझ लो हाईवे है। ठीक है, इसी के रास्ते ये कहाँ जाता है, पूरा सेल मेम्ब्रेन तक, पूरा कोशिका झिल्ली तक ट्रांसफ़र करता है। और इसके अलावा कहीं भी और जाना रहता है तो ये पूरा कोशिका में बिखरा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसी के जरिए से ये पदार्थों का, जैसे जो प्रोटीन बना है वो उसका ट्रांसफ़र होते रहता है, या लिपिड बना है उसका ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका वर्क। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। किस टाइम में, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। मतलब कोशिका के विभाजन के समय कोशिका का जो सेल भित्ति होता है ना, कोशिका वॉल होता है, उसका निर्माण करते हैं। जैसे एक कोशिका है, अभी इसका सेल डिवीजन होगा तो नया कोशिका बनेगा, वो ओनली न्यूक्लियस बस बना रहेगा, है ना, न्यूक्लियस मतलब डीएनए बना रहेगा नया नया। तो डीएनए को घेरने के लिए जो केंद्रक झिल्ली रहता है उसका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। और पूरा कोशिका को घेरने वाला जो झिल्ली है और कोशिका भित्ति है, उसका भी निर्माण प्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसका अलग से एक प्रोसेस है, कैसे कैसे होता है तो थोड़ा सा डिस्कस मैं कर लेता हूँ। जैसे न्यूक्लियस से क्या निकला है, आरएनए, और जो कि राइबोसोम में जाकर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक में, तो उससे प्रोटीन बना है। ठीक है, तो वो प्रोटीन कहाँ जाता है, फिर आगे गोल्गी बॉडी में जाता है, गोल्जी बॉडी में, सॉरी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी बनता है, और गोल्जी बॉडी से ही क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है, सेल वॉल बनता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, गोल्जी बॉडी कैसे बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उससे सेल वॉल कैसे बनता है। तो सेल वॉल का निर्माण इससे होता है, आप इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, या अदर मेम्ब्रेन का, झिल्ली का। और इसका काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लिपिड का संश्लेषण करना। लिपिड मतलब जो वसा होता है ना, जो चिकना चीज़ होता है, जैसे तेलीय पदार्थ, घी वगैरह जो होता है, वैसी कोशिका के अंदर रहता है। तो वो सब क्या है, लिपिड है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉइड है, तो सब क्या है, लिपिड है। उसका संश्लेषण कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मतलब जो चिकना वाला भाग है कोशिका झिल्ली की तरफ, वो क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। और लिपिड जहाँ जहाँ ज़रूरत रहता है वहाँ चला जाता है फिर। ठीक है, और प्रोटीन निर्माण भी होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। मतलब जो सामने तरफ, केंद्रक की तरफ जो खुरदुरा वाला रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये दोनों जो निर्माण है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका टॉपिक क्या है, ग्लाइकोजन और लिपोप्रोटीन का उपापचय। ये कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपोप्रोटीन। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी बड़े पदार्थ का छोटे पदार्थ में, दो छोटे पदार्थ में टूट जाना,
ठीक है। तो तोड़ने ओड़ने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। और दो छोटे पदार्थों से एक बड़ा पदार्थ का बन जाना, मतलब बड़े आकार का मटेरियल का बन जाना, तो बनने और तोड़ने फोड़ने का काम ये सब कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। किसका? ग्लाइकोजन का, लिपोप्रोटीन का, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये ग्लाइकोजन क्या है। तो ग्लाइकोजन होता है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सी लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर है एक प्रकार का। कैसा शुगर? पॉलीसेकेराइड है। PS लिख देता हूँ, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब बहुत सारे मोनो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड बनता है, मतलब बहुलक है। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? बहुलक है। किसका? बहुत सारे ग्लूकोज, ठीक है। एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, तो क्या होता है? बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो इसी को तोड़ने का काम, मतलब वापिस ग्लूकोज में तोड़ने का काम कहाँ होता है? यहाँ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब लीवर में ये पाया जाता है। इस प्रकार का सेल जो लीवर में ये काम होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना कहाँ? लीवर में, मतलब यकृत में, ठीक है। और लिपोप्रोटीन तो समझ गए होंगे, इसका उपापचय लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना और उसको तोड़ना फोड़ना सब वही होता है, ठीक है। एक और टॉपिक है स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। कहाँ? चूँकि ये स्टेरॉइड क्या है? एक प्रकार का लिपिड ही है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? एक प्रकार का लिपिड है, मतलब स्टेरॉइड में ही आता है ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल और अदर स्टेरॉइड का है ना, जो लिपिड ही कहलाता है, उसका संश्लेषण कहाँ होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो आप ये मेनली ये समझना एग्जांपल कि जो स्मूथ है वहाँ लिपिड का होता है संश्लेषण, और जो रफ है, खुरदुरा है, वहाँ प्रोटीन का होता है ना। लिपिड के कई प्रकार हैं, ये हम लोग देखें, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि हेल्प इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, ठीक है। ग्लाइकोजन जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है ना, बहुलक है। किसका? ग्लूकोज का। उसका वापस में ग्लूकोज में टूट जाना है ना, ग्लाइकोजन से छोटे छोटे ग्लूकोज का बनना, ये क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। ये कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। तो स्पेशली ये जो वर्क है वो लीवर में होता है, यकृत में होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही काम है। और एक लास्ट इसका वर्क देख लेते हैं। फंक्शन को ACCR में होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, ACCR बोल दिया, ACR स्मूथ में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या? विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब जैसे कोई आदमी अगर जहर खा लेता है, या बिच्छू का डंक लग जाता है, चींटी का डंक लग जाता है, या कुछ भी जहर डेमोक्रान वगैरह पी लेता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं, तो उसको ठीक वो कोशिका में ही जाएगा। अल्टीमेटली वो जितना भी चीज़ है वो सब कहाँ जाएगा? कोशिका में ही जाएगा, है ना। तो कोशिका के अंदर जो रेटिकुलम रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका स्पेशली जो स्मूथ वाला भाग, वो क्या करता है? उस विष को दूसरे चीज़ में, लाभदायक चीज़ में बदल देता है, ठीक है। मतलब विष को हर लेता है, विष हरण का काम करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जब बिच्छू काटता है, हम लोग को डंक मारता है, काटता तो नहीं है, या छोटा मोटा जो सर्प डस लेता है, तो हम लोग इसी के कारण ठीक हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है। तो फ्रेंड्स इतना आप याद रखना, ये ठीक है, इससे तो और नहीं है। तो इतना ही आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसका साइंटिस्ट कौन है, खोजकर्ता, उससे क्या बनता है, क्या से बना होता है, और उसका एक दो चार फंक्शन। तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक करना और कमेंट करना कि कुछ कमी रह गया होगा तो, और इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग गोल्जी बॉडी क्या है, लाइसोसोम क्या है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।